स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम बहुत सारे मटेरियल वस्तुओं को यूज़ करते हैं अपनी डेली बेसिक जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैज़ बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो ह्यूमन ने बनाए होते हैं मेहनत करके। Activity 5.1 Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made। आपको जो भी डेली यूज़ करते हो मटेरियल्स उनको लेना है और ये देखना है कि वो नेचुरल बना है कि मैन मेड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको। डू दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्या इस लिस्ट में आपका एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स लिखे हैं? नहीं, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या नेचुरल से कैसे प्लांट्स आप बोलते हो या फिर फ्रूट्स बोल रहे हो, वेजिटेबल्स बोल रहे हो, नेचर से मिला है, नेचुरल मिला है। मैन मेड जैसे टेबल, चेयर, ये सब चीज़ें लिखी होंगी जो डेली हम बेसिक यूज़ करते हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जबकि एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल जो हैं ये हमें नेचर से ही मिलते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स हैं ये भी हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या कभी ऐसा हो सकता है जो हवा, पानी या फिर जो मिट्टी है वो ख़त्म हो सकती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इज़ इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में वाटर पढ़ा होगा चैप्टर। इज़ वाटर इज़ लिमिटेड रिसोर्स। क्या जो पानी है वो लिमिटेड रिसोर्स है हमारे लिए? इन द लाइट ऑफ द एबिलिटी of various resources in nature resources can be broadly classified into two kinds। हम अगर ध्यान दें तो जो हमारे नेचर रिसोर्स है वो भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल आर सन, लाइट एंड एयर। ऐसे रिसोर्स जो हमारे नेचर में बहुत प्रेजेंट है, बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, कह सकते हैं अनलिमिटेड है क्वांटिटी में जो नेचर में प्रेजेंट है, वो कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म नहीं हो सकते। ना ही हवा, चाहे आप कितना भी पॉल्यूट कर लो लेकिन हवा कहीं नहीं जाएगी। सनलाइट, चाहे आप कितना भी उसको यूज़ कर लो, कितना भी यूज़ कर लो सनलाइट, वो कहीं नहीं जाने वाली। तो ये क्या है, हमारे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं। ये ऐसे रिसोर्स हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे कितना भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आप इनको यूज़ कर लें। Exhaustible natural resource, the amount of these resource in nature are limited। जो exhaustible natural resource होते हैं ये जो ऐसे natural resource होते हैं जो बहुत ही limited amount में पाए जाते हैं। They can be exhausted by human activities। ये human activities के द्वारा ख़त्म हो सकते हैं। Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc। जैसे कि हमारी फॉरेस्ट हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म हो रहे हैं। देखो कि पहले कितने जंगल पाए जाते हैं, अब कितने कम अमाउंट में हो गए हैं। वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स वगैरह कितने कम हो गए। मिनरल्स, गैस, जो नेचुरल गैस है वो भी कितनी कम हो गई है। पेट्रोलियम, कोल, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है जो अगर ह्यूमन ज़्यादा यूज़ करेगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। Activity 5.2 Take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted gram, toffees. Divide students into groups of 7 each. Further divide each group into 3 subgroups containing 1, 2, 3, 4 students. Label them as first, second and third generation respectively। आपको क्या करना है, कुछ कंटेनर्स लेने हैं जिसके अंदर आपको पॉपकॉर्न डालना है, पीनट्स डालने हैं, मूंगफली के दाने डाल दो, रोस्टेड जो ग्राम्स होते हैं भुंजे हुए ग्राम, ठीक है, और चना और टॉफ़ीज़ डाल देनी है। उन सबको कितने में डिवाइड करना है? 7 में ग्रुप करना है, मतलब 7 लोग में डिवाइड करना है इनको, इन चारों चीज़ों को। अब उन 4 को और आपको डिवाइड करना है कितने ग्रुप में? 3 में ग्रुप में डिवाइड करना है, जैसे कि हमारा थर्ड जनरेशन हो जाएगी वो। These सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स। और जो ये सब ग्रुप्स हैं हमारे जो 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स जो हमने लिए हैं वो हमारे क्या हो जाए, कंज्यूमर्स हो जाएंगे। एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती रहेगी वैसे वैसे कंज्यूमर्स भी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे हमारे खाने के लिए। पुट 1 फुल कंटेनर्स फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। आपको करना है एक पूरा कंटेनर भर के आपको टेबल पे, ग्रुप ऑफ टेबल पे रखना है। Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the containers of their group। अब आपको क्या करना है, उन सबको भर भर के
एक टेबल पे रख देना है और उनको फर्स्ट जो कंज्यूमर्स हैं आपके, जिनको आपने 6-7 ग्रुप में बांटा है, उनको बोलना है आप अपने अपने ईटेबल थिंग्स हैं वो ले लो. नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम. ऐसे जो सेकेंड जनरेशन के जो कंज्यूमर्स हैं उनको बोलो कि अब आप भी ले लो. आस्क students to observe carefully the ability of the eatables in each container. If something is left in the container, ask the third generation from each other to consume it. ऐसे ही अब जितना बच्चा होगा उस कंटेनर में अगर बचा है तो ठीक है, थर्ड जनरेशन को स्टूडेंट्स को बुलाओ और बोलो, मतलब थर्ड जनरेशन स्टूडेंट्स इन द सेम जो ग्रुप में उनको बोलो कि आप जो बचे हैं आप उसको ले लो. ठीक है. और बच्चों को जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको बोलो कि अच्छे से ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है एक्चुअली. Now, finally observe whatever all the consumers of the third generation got the eatables or not. अब आपको ध्यान देना है कि जो थर्ड जनरेशन के जो कंज्यूमर्स थे क्या उन्हें खाने को चीज़ें मिली कि नहीं मिली. Also observe if anything is still left in any of the container. और ये भी ध्यान रखना है कि क्या आपका जो थर्ड जनरेशन के बाद भी कुछ बचा है कंटेनर में खाने के लिए या फिर नहीं. Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas. आपको ये assume करना है जो exhaustible natural resource है जैसे कि coal, petroleum, natural gas, वो आपके eatable हैं जो चीज़ आपने रख रखी total amount में रखी हुई है. ठीक है. Each group may have a different consumption pattern. और हर एक ग्रुप का अलग अलग consumption pattern होगा. मतलब कोई ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेगा, कोई बहुत कम यूज़ करेगा, कोई अलग तरीके से यूज़ करेगा उस चीज़ को. आर द अर्ली जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी. जो पहले जनरेशन में जो लोग थे हमारे वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, कह सकते हो बहुत ज़्यादा चालू थे या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे उन चीज़ों का. इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन्स एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम. जो हमारी फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारे पूर्वज, उन्होंने हम इतना ज़्यादा चालाक नहीं थे, इतना ज़्यादा वो सेल्फिश नहीं थे कि भाई हम सारा चीज़ें यूज़ कर ले, हमें ही अपना चाहिए और जो हमारे आगे वाली जनरेशन है उनको कुछ नहीं देंगे. ऐसा नहीं था. हमारी जो जनरेशन, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गए. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जनरेशन जो हमारे फ्यूचर जनरेशन, हम उनके लिए कुछ छोड़ा है हम लोगों ने. अगर हम अब ऐसे ही ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे तो हम अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे अगर हम ऐसे ही पानी ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे. और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, पानी तक के लिए वो मोहताज हो जाएंगे. मोहताज इन द सेंस उन्हें पानी खरीद के पीना पड़ेगा. अभी देखो वैसे भी खरीद के पी रहे हैं, लेकिन स्टिल सम एरियाज़ में ऐसा है कि पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है. लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आपको पानी का पैसे देने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है. क्यों? अगर उनके पहले जनरेशन ने अच्छे से ध्यान से पानी का यूज़ किया होता है तो जो आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको प्रॉब्लम नहीं होती. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ ऐसे exhaustible natural resources जैसे कि coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organism fossils. So these are all known as fossil fuel. ठीक है. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जैसे कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, जो ये है ये हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है. और ये कैसे बनते हैं, जो हमारे डेड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्या कहते हैं, फॉसिल्स. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स. उन जो मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी चीज़ मिल रही है उनको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं. और जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं फॉसिल कहते हैं. तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. फॉसिल फ्यूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. 5.1 कोल. अब हम कोल पढ़ेंगे. You may have seen coal or heard about it. Figure 5.1. It is as hard as stone and is black in color. आपने कोल को देखा भी होगा या फिर देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही उसके बारे में, है ना. वो कैसा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है. देख सकते हो कोल कैसा होता है, हार्ड होता है जैसे कि पत्थर, और ब्लैक कलर का होता है. इस इमेज में देख सकते हैं आप. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड. जो कोल है वो एक टाइप का फ्यूल है, ईंधन है जो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले क्या होता था, आपने देखा होगा जो रेलवेज़ में जो इंजन हुआ करते थे, ट्रेन्स वगैरह में, वो किसके हुआ करते थे, कोल के द्वारा ही स्टीम प्रोड्यूस करके ही उनको चलाया जा सकता था.
इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो कोल है उनका यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और कोल को बहुत ही जगह पे इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरह भी, ईंधन की तरह भी काम किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ कोल। अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़। हमारा जो 300 ईयर्स अगो अगर हम पहले देखें तो हमारी अर्थ पे ना बहुत घने घने जंगल हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादातर क्या होते थे, वेटलैंड्स हुआ करते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट आर बरीड अंडर द सॉइल। जैसे कि जो नेचुरल प्रोसेस हुई, अर्थक्वेक आया, फ्लड आ गया, तो उससे क्या हुआ, जो हमारे ये फॉरेस्ट हैं वो ज़मीन के अंदर दब गए, मिट्टी के अंदर, ठीक है, बरीड हो गए, दब गए, दफन हो गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। जैसे जैसे मिट्टी उनके ऊपर जमती गई इन फॉरेस्ट के ऊपर, तो वो क्या हुए, कंप्रेस्ड होकर दबते चले गए फॉरेस्ट अंदर ही अंदर, दफन हो गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और उनका जो टेम्परेचर वो कैसे बढ़ता गया जैसे जैसे वो गहरे में दफन होते गए, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई, तो वो क्या होंगे, गहरे गहरे अंदर चले जाएंगे और वो उनके जो टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। जैसे अंडर, अब ज़मीन के अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, वैसे जितना प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो डेड प्लांट्स थे ना, वो हल्के हल्के क्या हुए, कन्वर्ट हो गए कोल में। क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा प्लांट होते हैं। प्लांट्स क्या हुए, जब तूफ़ान आया, कह सकते हो आप, तूफ़ान आया, फिर फ्लड आया, तो वो फ्लड की वजह से वो जो हमारा जंगल है वो डूब गया, जंगल डूब गया। फिर क्या हुआ, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई, तो वो जो जंगल एकदम अंदर ही घुस गया होगा, ठीक है, मर गया, एक टाइम से कह सकते हो, एकदम अंदर हो गया। और उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो था उसका बढ़ता गया, ऐसे टेम्परेचर बढ़ा, उसका प्रेशर बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, जो प्लांट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। जो कोल होता है उसके अंदर ज़्यादा क्या होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जो स्लो प्रोसेस होती है हमारे कन्वर्जन की, डेड वेजिटेशन को कन्वर्ट होने में, कोल में कन्वर्ट होने में, उनको क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो डेड वेजिटेशन होती है, मरी हुई हमारी फसल, कन्वर्ट होती है हमारी कोल में, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। ये जो कोल है हमारा किससे फॉर्म होता है, किससे बनता है, वेजिटेशन से बनता है, जो हमारे प्लांट्स हो गए, इन सब से बनता है। कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। कोल को इसीलिए क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि डेड चीज़ों से बना हुआ है। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। ये आपका फिगर 5.2 है, ये कोल माइन है, कोल की खदान है कह सकते हो। व्हेन हीट इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस्ड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल को हीट किया जाता है हवा के प्रेजेंस में, तब वो क्या करता है, वो कौन सी गैस रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। कोल इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल को इंडस्ट्रीज़ में और प्रोसेस्ड किया जाता है और ज़्यादा रिफाइन किया जाता है, तो जो कोल है उसको तोड़ के और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कह सकते हो। जैसे कोक मिलता है कोल को तोड़ने के बाद, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलती है, ठीक है। कोल को और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या चीज़ें मिलती है, 3 चीज़ें मिलती है इंडस्ट्री से। कोक मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलता है। अब इनको हम कल अच्छे से पढ़ेंगे।